कभी सोच कर देखा है कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो 60 लाख जूस के मारने का आदेश देता है थोड़ा सा भी नहीं घबराता है, लेकिन मांस नहीं खाता है क्योंकि जानवरों को मारना उसे बेदर्दी लगती है। क्या हिटलर वाकई वेजिटेरियन था और क्या इसके पीछे निर्दयी ही वजह थी? इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे आज तक उसकी तानाशाही के लिए याद किया जाता है, एक ऐसा डिक्टेटर जिसके नाम से दुनिया खौफ खाती थी, जिसके एक एक्शन ने यूरोप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक दिया था। एक ऐसा नाम जिसके बाद दुनिया में कहीं भी किसी ने भी मनमानी की तो उसे तुरंत इस नाम से ही बुलाया जाने लगा। हेलो दोस्तों, एडोल्फ हिटलर की खातिर जहर चखने वाली औरत की कहानी यह भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जानेंगे आगे मामूली आदमी से तानाशाह तक हिटलर का सफर कैसा था। किसी भी तानाशाह को अगर देश को डिक्टेटरशिप बनाना है तो उसे देश के मेजोरिटी कम्युनिटी पर अपना कंट्रोल जमाना होगा। जो भी देश में मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें ब्रेन वॉश करना होगा। जर्मन डिक्टेटर हिटलर का एग्जाम्पल ले लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यन को अपना निशाना बनाया था। उस वक्त वहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का माहौल बनाया जूस को लेकर। यह कहा कि देखो जूस से देश को कितना बड़ा खतरा है और भड़काया इन्हें। एक मिनट, थोड़ा सा आपको हिटलर की कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ। जर्मनी का एक खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर का इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन लिंज में प्राप्त की। हिटलर जब 18 वर्ष का हुआ तब तक उसके माता और पिता दोनों का ही मौत हो चुका था। हिटलर को आर्ट के फील्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उसे ड्राइंग बनाने का काफी शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने का ट्राई किया, पर इसमें वह फेल रहा। इसके बाद उसका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा। इस दौरान वह पोस्ट कार्ड पर ड्राइंग बनाकर अपना जीवन चला रहा था। यही वह दौर था जब हिटलर के मन में जूस और सोशलिस्ट के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी थी। इस दौरान दुनिया में एक बड़ा शोर मचा हुआ था। दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से गुजर रही थी। इस समय हिटलर भी आर्मी में भर्ती होकर जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उस समय जर्मनी की हार हुई। इसके बाद हिटलर ने सेना को रिजाइन लेटर दे दिया और जर्मन वर्कर पार्टी की मेंबरशिप ले ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने देश भर में नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट बढ़ाया। उसने लोगों को जूस और सोशलिस्ट के अगेंस्ट भड़काने की शुरुआत की। हिटलर के भाषण इतने एनर्जेटिक होते थे कि कोई समझदार लोग भी उसके गलत इंटेंशन के इम्पैक्ट में आ जाता था। इस कारण उसको धीरे धीरे बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। 1930 से 32 के बीच जर्मनी इकोनॉमिक मंदी की मार झेल रहा था। गरीबी और बेरोजगारी का इम्पैक्ट बढ़ गया था। हिटलर ने इसका सहारा अपने प्रचार प्रसार में लिया और उसे एक बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। धीरे धीरे वह पावर के केंद्र में आ गया। इस दौरान उसने अपने आप को जर्मनी का प्रेसिडेंट और सुप्रीम जज अनाउंसमेंट कर दिया। इस दौरान हिटलर लाखों जूस को चुन चुन कर मरवा रहा था। इसके अलावा उसने जर्मनी की मिलिट्री पावर को बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। बड़े पैमाने पर लोगों को आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। इसके बाद हिटलर ने कई सारी संधियों को तोड़ दिया अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए। उसने कई देशों पर अटैक किया। इसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। हिटलर को एक्सपेंशन और पावर दोनों काफी तेजी से बढ़ने लगी। इसे देखते हुए कई बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए अलायंस कर ली और साथ मिलकर उसके अगेंस्ट लड़ने लगे। उसके चलते हिटलर का इम्पैक्ट कमजोर होने लगा। अंत में 1945 में जब अमेरिकी आर्मी जर्मनी में हिटलर को पकड़ने के लिए घुसी तो उसने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर ली। कभी सोचकर देखा है कि कैसे दुनिया के सबसे जाने माने डिक्टेटर हिटलर ने करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया अपना अंधभक्त बनने पर? कैसे ये इंसान दुनिया का सबसे जाने माने डिक्टेटर बन गया? किन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया इसने ये करने के लिए? मामूली आदमी से तानाशाह तक हिटलर का सफर। जब भी पूर्व जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जिक्र होता है, एक सवाल जो सबके मन में उठता है वह यह है कि आखिर हिटलर जैसे पर्सनालिटी के मालिक यूरोप के एक नॉलेजेबल देश के गवर्नमेंट और लाखों लोगों के चहेते कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न केवल उस समय के हालात पर बल्कि खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार और 1930 के दशक की इकोनॉमिक मंदी
को समझना जरूरी है, बल्कि हिटलर के लीडरशिप के नेचर को भी समझना होगा। हिटलर के लीडरशिप के उस पहलू पर गौर करना शायद मौजूदा समय में भी बहुत सुटेबल है। हिटलर उस तरह के आम नेता नहीं थे, टैक्स कम करने या बेहतर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का वादा करता था। वो तो धार्मिक नेता की तरह लोगों को मुक्ति दिलाने का वादा करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था कि वे एक मामूली आदमी था जो कि ना किसी से करीब रिश्ते बना पाता था, ना ही लोगों से इंटेलिजेंस बातें कर सकता था, और वो नफरत और रूढ़िवाद से भरा हुआ था। हिटलर की कैसे कमजोरी बनी ताकत। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद हिटलर ने जब म्यूनिख में भाषण दिया तो उनकी कमजोरी को ही उनका ताकत समझा जाने लगा। हिटलर के अंदर जो नफरत की इमोशन थी वो हजारों जर्मन वासियों की इमोशन से मेल खाती थी, जो कि वार्से संधि की शर्तें से अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अगर आपको नहीं मालूम है कि वार्से संधि क्या है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के हार के बाद जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वार्से की संधि पर साइन किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी लैंड के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा, दूसरे स्टेट पर कैप्चर करने की पाबंदी लगा दी गई, उनकी आर्मी का आकार को लिमिट कर दिया गया और भारी मुआवजा सौंप दी गई। वार्से की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे खुद की इंसल्ट मानते थे और इस तरह से यह संधि सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारणों में से एक थी। उसी तरह हिटलर का एक अच्छा स्पीकर होना उनके पर्सनैलिटी की ताकत बन गई और उनकी बड़ी बड़ी बातों के कारण उन्हें एक ग्रेट पर्सन कहा जाने लगा, जो कि भीड़ से अलग अपनी सोच रखता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह थी कि हिटलर जर्मन की जनता से बातचीत कर सकता था और उसे ही कई लोग हिटलर का करिश्मा कहने लगे। 1920 के दशक में हिटलर को सुनने वाली एमिल क्लीन के अनुसार हिटलर इतने करिश्माई हो गया था कि वो जो भी कहता था लोग उस पर विश्वास करते थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें हिटलर जरा भी नहीं भाते थे। 1920 के दशक में जब जर्मन की इकोनॉमिक अच्छी थी तो हिटलर को केवल कुछ कट्टरपंथी ही पसंद करते थे। जहाँ तक कि 1928 के इलेक्शन में हिटलर की नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिला था। लेकिन अगले 5 से भी कम सालों में हिटलर जर्मनी के चांसलर और सबसे जानी मानी पॉलिटिकल पार्टी के नेता बन गया था। हिटलर के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस भी एक कारण था और इस बीच में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वो बदलाव जर्मनी की इकोनॉमी में हुआ था। 1929 के इकोनॉमी मंदी के कारण जर्मनी के बैंक तबाह हो गए थे और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई थी। नाजी पार्टी की एक सपोर्टर जूटा रूडिजर कहती है, लोग भूखे थे, बहुत बुरे दिन चल रहे थे। हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि वो सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। मुझे भी लगने लगा था कि यह हिटलर एक ऐसा आदमी है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ जर्मन लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। हिटलर लाखों जर्मन वासियों से कहता था कि वे आर्य हैं और इसलिए वे खास है और दूसरी सभी नस्लों से बेहतर है। हिटलर ने डेमोक्रेसी से अपनी नफरत और पॉलिटिकल फायदे के लिए वायलेंस के इस्तेमाल में यकीन को कभी नहीं छिपाया, लेकिन उन्होंने केवल कम्युनिस्ट और जूस को ही जर्मन का दुश्मन करार दिया और उन्हीं के अगेंस्ट बोलता था। क्योंकि अधिकतर जर्मन वासी इन दो कैटेगरी में नहीं थे, इसलिए उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता था। हिटलर के कहानी से हमें क्या चेतावनी मिली? हिटलर का यह इतिहास आज भी हमारे लिए बहुत अर्थ रखता है, इसलिए नहीं कि इतिहास हमेशा कोई न कोई सबक देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास से हमें चेतावनी भी मिलती है। इकोनॉमिक्स क्राइसिस में लाखों लोगों ने एक ऐसा पर्सन को अपना नेता मान लिया जो केवल इसलिए करिश्माई बन गया क्योंकि वो लोगों के डर, उनकी आशा और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत का लाभ उठाना जानता था कि देखो ये लोग हमारी बर्बादी का कारण हैं और आप लोगों को इस खतरे से आजादी चाहिए तो मुझे ही अपना लीडर चुनना होगा। जब उसे चुना तो फिर लाखों लोगों को इसके सीरियस रिजल्ट भुगतने पड़े। क्या हिटलर वाकई वेजिटेरियन था? हाँ, हमें इस बात की जानकारी हिटलर के सेक्रेटरी से मिलती है। उनका धन्यवाद भी करना चाहिए, उन्होंने ही बताया था कि हिटलर वेजिटेरियन थे और अपने भरोसेमंद लोगों के साथ खाना खाते वक्त एक बार हिटलर ने बताया था कि एक बुच्चर खाने को देखने के बाद उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था। उन्हें आज भी याद है कि कैसे वो लोग ताजे खून पर अपने जूतों से चलते हैं। यह बहुत अजीब था कि हिटलर जैसा शख्स बुच्चर खाने को पसंद नहीं करता था। उसी साल उन्होंने ऐसा नस्लवादी कानून बनाया था जो यहूदियों के मारने की शुरुआत बना था, लेकिन उसी दौरान ऐसा भी कानून बनाया था कुत्ते की
पूंछ और कान काटने से रोकता था, जो उस वक्त आम तौर पर किया जाता था। हिटलर में कई ऐसा रिपोर्ट था जो बेतुका लगता था, लेकिन रियलिटी में सच था। उसे आंत की समस्या होने के बावजूद बहुत चॉकलेट खाई थी, लेकिन उसके बाद डाइट और बर्थ रखकर एक हफ्ते में कई किलो वजन भी घटाया था। एडोल्फ हिटलर की खातिर जहर खाने वाली औरतों की कहानी। कल्पना करें कि तरह तरह के लजीज खाने से भरे एक मेज है और उसके आसपास कई नौजवान महिलाएं बैठी है। उन्हें बहुत तेज भूख भी लग रही है, लेकिन उस खाने से उनकी मौत हो सकती है, फिर भी उन्हें वो सब खाना पड़ता है। पर 1942 में यह कल्पना एक हकीकत थी। वो दौर सेकंड वर्ल्ड वॉर का था, जब 15 महिलाओं को अपनी जान ताक पर रखकर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की जान बचाने का काम दिया गया था। इन 15 महिलाओं का काम था कि वो एडोल्फ हिटलर के लिए बने खाने को पहले चखा करती थी, ताकि उसमें जहर है या नहीं ये पता लग सके। हैरानी वाली बात तो यह है कि दिसंबर 2012 से पहले कोई इस बारे में जानता तक नहीं था। यह राज तब खुला जब मार्गोट बोक नाम की एक महिला ने 70 साल की चुप्पी तोड़ने का फैसला किया और बताया कि वो हिटलर की उस टीम में थी जो खाना चखने का काम करता था। उन्हें टेस्टर्स भी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें मालूम चला कि वही लीडर चुनिए जो आपके देश के लिए बेहतर हो, ना कि सिर्फ जाति, धर्म और झूठ पर आधारित हो। तो दोस्तों, जो भी आपको समझ आया कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।